गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज क्लास 6 के लिए फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स लेकर आया हूँ। तो जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं है या जिनको दिक्कत हो रही है वो बच्चे इस वीडियोस के द्वारा अपने सारे क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। द फर्स्ट चैप्टर दैट वी हैव टू स्टडी इज द आवर एनवायरनमेंट। इसमें सेक्शन ए पहला दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए क्या है, द प्लास्टिक इज ब्लैंक। यहाँ पर नॉन बायोडिग्रेडेबल। बच्चों नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब आपको मालूम है दैट दो सब्सटेंस विच are not decomposed by the action of the bacteria and fungi. It means decomposer उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते, इसलिए उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। ओके, broken down into simpler substance in the nature. Next one, we must say no to plastics and use cloth और paper bags. हमें प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए और हमें क्लोथ्स और पेपर बैग्स का यूज करना चाहिए। थर्ड वन में आते हैं, द फ्लावर्स ऑफ द मॉर्निंग ग्लोरी। मॉर्निंग ग्लोरी फ्लावर्स का नाम है जिसका जो क्या करता है, इट ब्लूम विद द सनराइज एंड क्लोज आफ्टर सनसेट। ब्लूम कहने का मतलब है, ये जो ब्लूम यहाँ लिखा हुआ है इसका कहने का मतलब है कि वो खिलता है, सुबह के समय वो खिलता है, सनराइज के समय, और सनसेट जैसे ही होता है वो क्लोज हो जाता है। फोर्थ वन, डैश एंड डैश मतलब यहाँ ब्लैंक था, यहाँ पर है पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स आर अमॉन्ग द एनिमल्स फाउंड ओनली इन द कोल्ड रीजन। ठंडी जगह पर, जैसे पोलर रीजन जहाँ होते हैं उन जगह पर ये जानवर पोलर बियर्स और पेंगुइन्स ये पाए जाते हैं। फिफ्थ नंबर, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हेल्प इन बैलेंसिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। कौन कौन सा प्रोसेस बैलेंस करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को? रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ओके, ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। अब आते हैं सेक्शन बी में, राइट ट्रू और फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देख सकते हैं आप, फर्स्ट वन, द हार्बीवोर्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। बच्चों हार्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, सो दिस इज द फॉल्स, वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते। ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। मैं आपको बता दूं कि ट्रू फॉल्स में जो फॉल्स होगा आप उसको सही करके भी लिखें। इससे क्या होगा, आपका नॉलेज इंक्रीज होगा, आपको ये मालूम चलेगा कि ये सेंटेंस क्यों गलत है। आगे बढ़ते हैं, फंजाई। सेकेंड नंबर, फंजाई एंड बैक्टीरिया आर द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी इजिली सीन बाय द ह्यूमन आई बाय इटसेल्फ। फंजाई और बैक्टीरिया जो होते हैं इसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। दे कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आई। बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। ओके, द थर्ड वन, द सनफ्लावर फेसेस द ईस्ट इन द मॉर्निंग। जो सनफ्लावर होता है वो मॉर्निंग के समय, सुबह के समय ईस्ट की तरफ होता है। हमें मालूम ही है जहां जहां सन जाएगा वो अपना मूवमेंट उसी तरह शो करता है। तो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन, द कैमल्स डू नॉट हैव स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स क्या होता है बच्चों? स्वेट ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी एनिमल्स के बॉडी के अंदर एक ऐसा ग्लैंड है जहां से पसीना निकलता है। ये जो स्वेट लिखा है इसका मतलब पसीना। जैसे हमारे मुंह में सैलिवरी ग्लैंड्स होता है तो वहां से सैलिवा निकलता है, उसी तरह स्वेट ग्लैंड से स्वेट निकलता है। तो कैमल्स डू नॉट हैव स्वेट ग्लैंड्स ऐसा कहा गया है, इट इज अ ट्रू, ये सही स्टेटमेंट है। कैमल्स का स्वेट ग्लैंड्स नहीं होता। ओके, नेक्स्ट वन, सॉइल इज एन इंपॉर्टेंट बायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरमेंट। सॉइल जो है हमारा बायोटिक कंपोनेंट है। इट इज अ फॉल्स, बिल्कुल नहीं। सॉइल जो है ये मेरा बायोटिक नहीं, अबायोटिक है। ए लग जाएगा आगे में। जो इनऑर्गेनिक जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो हमारे एबायोटिक कंपोनेंट को में कॉम्प्राइज होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, द स्टूडेंट्स मस्ट करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। ये याद रखिएगा, स्टूडेंट्स को हमेशा ये जितने भी फॉल्स मैंने लिखवाए वो सबको करेक्ट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं सेक्शन सी में, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द फर्स्ट वन, बायोटिक एनवायरमेंट इंक्लूड्स। बायोटिक में क्या रहेगा? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एज वेल एज डिकम्पोजर्स। बच्चों बायोटिक कहने का मतलब कोई भी जिंदा चीज या जिंदा ऑर्गेनिज्म। तो आपको मालूम ही है कि प्लांट्स, एनिमल्स, डिकम्पोजर्स ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो वो सब कैसा एनवायरमेंट बनाते हैं? बायोटिक बनाते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स कैसा हो सकता है? बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, लेकिन वैसा नॉन लिविंग थिंग्स जो इन लोगों को जिंदा रखने में हेल्पफुल होता है उन्हीं को हम एबायोटिक में इंक्लूड करेंगे, एबायोटिक एनवायरमेंट में इंक्लूड करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन आइए, सेकंड नंबर, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच यूज लाइट फॉर मेकिंग फूड आर कॉल्ड। वो ऑर्गेनिज्म जो लाइट का यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। तो बताओ, सनलाइट का यूज कौन करता है? प्लांट्स। और प्लांट्स का ही एक और नाम क्या है? ऑटोट्रॉफ्स। नेक्स्ट है, डिकम्पोजर्स इंक्लूड। डिकम्पोजर्स में कौन कौन आते हैं? बैक्टीरिया एज वेल एज फंजाई। ये दोनों याद रखिए बच्चों, डिकम्पोजर्स का एग्जांपल बैक्टीरिया एज वेल एज फंजाई। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। अभी मैंने बात किया था बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स मीन्स द मटेरियल्स विच इज डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया एंड फंजाई। जिसको अगर हम फेंक दें कभी सॉइल में
तो वो आसानी से सड़ सकता है या गल सकता है। तो आप बताओ, अगर एल्युमिनियम फॉयल क्या होता है? आप देखते हो ना, जहां पर कभी कभी आप मार्केट जाते हो और वहां से चाउमीन ओमिन पैक करा के लाते हो, तो जिस चीज में वो पैक करके रैप करके देता है वो एल्युमिनियम फॉयल है। तो एल्युमिनियम फॉयल को अगर हम मिट्टी में डालें तो क्या वो आपका सड़ सकता है या डिकम्पोज हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो एल्युमिनियम फॉयल इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर, वर्मी कंपोस्टिंग इज डन बाय। वर्मी कंपोस्टिंग कौन करता है? वर्म्स, रेड वर्म्स और अर्थवर्म का यूज किया जाता है। 6 नंबर में आइए, एन एनिमल दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय द हीट ऑफ द डेजर्ट। वो कौन सा जानवर है जो डेजर्ट के हीट से कोई अफेक्ट नहीं होता? द आंसर इज द कैमल। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन सी। ओके, मूव करते हैं अब हम लोग सेक्शन डी में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई शुड वी सेग्रीगेट डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट? बच्चों, सेग्रीगेट का मतलब, ये जो सेग्रीगेट लिखा है इसका मतलब होता है सेपरेट। हमें अलग अलग वेस्ट को, वेस्ट मतलब कूड़ा कचड़ा, हमें क्यों चाहिए कि हम अलग अलग वेस्ट को अलग अलग करें? तो ऐसा करने से क्या फायदा? तो देखो मैंने क्या लिखा है, वी शुड सेग्रीगेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट दैट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब हमें अलग अलग कैसे वेस्ट को करना चाहिए? एक जो सड़ सकता है, जिसको अगर मिट्टी में फेंक दिया जाए तो वो सड़ सके, गल सके, और एक ऐसा वेस्ट जो नहीं सड़ सकता, नहीं गल सकता। टू डिस्पोज देम इन एन एनवायरमेंट फ्रेंडली, ऐसा उनको अलग अलग करना है ताकि वो हमारे एनवायरमेंट को कोई नुकसान न करे, हमारे एनवायरमेंट के दोस्त के रूप में काम करे। बिकॉज, क्यों ऐसा? इफ दे गेट मिक्स विथ ईच अदर देन दे कैन कॉज सॉइल पॉल्यूशन एंड प्रोड्यूसेस फॉल स्मेल। फॉल का मतलब होता है बैड स्मेल। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो हमारे एनवायरमेंट में बैड स्मेल प्रोड्यूस करेगा और सॉइल को पॉल्यूशन करेगा। बच्चों, एक चीज और ध्यान दो, मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूं। आपने अपने घरों में बहुत बार ऐसा किया होगा कि आपके घर से जो कचरा निकलता है, मान लो आलू का छिलका, प्याज का छिलका, द पील्स ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आपके घरों में क्या करते हैं बहुत सारे लोग कि उनको पॉलीथीन्स में बांधकर रोड पे फेंक देते हैं या फिर डस्टबिन में डालते हैं। बच्चों, अब जरा सोचो, जो पोटैटो पील्स हैं या फिर जो ऑनियन पील्स हैं, ये सब बायोडिग्रेडेबल हैं, मतलब वो सड़ सकते हैं। अगर डायरेक्टली हम उसको जमीन पे फेंकें तो वो सड़ के गल के कंपोस्ट बन जाएंगे। लेकिन अगर हमने उनको प्लास्टिक में बांधकर या पॉलीथीन्स में बांधकर फेंका तो यहां पर आपने मिक्स कर दिया पॉलीथीन्स प्लस पील्स ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और ऐसे ही मिक्सचर पॉल्यूशन फैलाते हैं और उन्हीं के चलते बैड स्मेल आता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज के बाद याद रखना है कि आप लोगों को हमेशा अपने घरों में, आप बिस्किट खाते हैं तो बिस्किट अगर गिर गया तो उसको अलग कीजिए, और बिस्किट का पैकेट्स है तो उसको अलग फेंकिए। ठीक है? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। राइट द मीनिंग ऑफ द टर्म वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब क्या है? देखो, स्पेलिंग ध्यान देना बच्चों, VERMI, वर्मी कंपोस्टिंग। देखो मैंने क्या लिखा, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट फ्रॉम द किचन गार्बेज। कंपोस्ट का मतलब होता है बच्चों खाद। किचन गार्बेज मतलब जो किचन से हमारी गंदगी निकलती है, ये जो कचरा निकलता है, एंड अदर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, और ऐसी चीजें जो सड़ सकते हैं या गल सकते हैं, जैसे काउडंग या ड्राई लीव्स, ये सब चीजें, विद द हेल्प ऑफ द वेरियस सुटेबल वर्म्स। और इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? वर्म्स की, कीड़े की। कैसे कीड़े? लाइक द रेड वर्म्स एंड द अर्थ वर्म्स इज कॉल्ड द वर्मी कंपोस्टिंग। ओके, यानी रेड वर्म्स और अर्थ वर्म्स अगर रहेंगे उन चीजों को कंपोस्ट बनाने के लिए, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, वर्मी कंपोस्टिंग मतलब वो कंपोस्ट बनाना जिसमें वर्म्स का यूज किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्ड वन। विच कंपोनेंट ऑफ द एयर गेट यूज्ड अप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सभी बच्चों को मालूम है कि हमारे फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड कहां रहता है? हमारे एयर में। तो बच्चों देखिए, द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर गेट्स यूज्ड अप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है, सजेस्ट एनी 5 एक्टिविटीज दैट कैन हेल्प टू सेव द एनवायरमेंट। 5 एक्टिविटीज लिखना है जो कि आप यूज कर सकते हो, आप यूज में लाते हो ताकि आप अपने एनवायरमेंट को बचा सके, आप अपने सराउंडिंग्स को बचा सके। तो देखो, सबसे पहला है से नो टू प्लास्टिक्स एंड पॉलीथीन बैग्स। हमें ज्यादा पॉलीथीन्स और प्लास्टिक बैग का यूज नहीं करना चाहिए। ओके, 4 पॉइंट्स और हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स मालूम है। डू नॉट लिटर योर सराउंडिंग्स, प्लांट एंड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन बी डन, ट्राई टू यूज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी। बच्चों, आज हम अपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए ज्यादातर कोल के ऊपर डिपेंडेंट हैं।
आपके घरों में जो लाइट आता है, करंट जलता है, वो सब हमारे कोयले के हीट एनर्जी का यूज करके जलता है। अगर कभी लाइट कट गया तो लोग जनरेटर चलाते हैं, और आपने देखा होगा कि जनरेटर में डीजल डाला जाता है। तो ये सब का यूज नहीं करके हमें ऐसी चीजों का यूज करना चाहिए जो हमारे नेचर में अवेलेबल है। जैसे सोलर एनर्जी कहने का मतलब वो एनर्जी जो सन से मिलता हो, वाटर एनर्जी कहने का मतलब वो एनर्जी जो वाटर से मिलता हो, विंड एनर्जी कहने का मतलब जो एनर्जी हमें विंड से मिलता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम इन अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज कर सकें। ओके, चलिए ये कुछ एक्टिविटीज को आपको करने की जरूरत है। मूव करते हैं नेक्स्ट वन, 5 नंबर। हाउ डज नेचर मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फियर? ये जो नेचर है हमारा, कैसे वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमोस्फियर में बैलेंस करता है? तो देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, द बैलेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फियर इज मेंटेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, बर्निंग एंड फोटोसिंथेसिस। 3 प्रोसेस याद रखना है। 3 प्रोसेस कौन कौन सा है? रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। बर्निंग में भी ऑक्सीजन का यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है इसमें से, वो ये लेगा और प्लांट्स उसके बदले हमें ऑक्सीजन देगा। देखो इस फिगर में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चीज को, इस क्वेश्चन को हम इस फिगर के द्वारा भी लिख सकते हैं। आपको ये फिगर बनाना जरूरी है ताकि आप इनको याद कर सके। देखो बच्चों क्या मैंने लिखा है, रेस्पिरेशन मतलब जो हमारे बॉडी में हम जो सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उससे क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? प्लांट्स लेता है। कौन से प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में निकलेगा क्या? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन फिर हम लेते हैं और फिर रेस्पिरेशन करके कार्बन, मतलब ये साइकिल हमेशा चलते रहता है। आपके बुक्स में, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 11 में ये डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। बर्निंग और कंबशन, देखो ऑक्सीजन का यूज बर्निंग में होता है। क्वेश्चन आ सकता है विच गैस इज यूज्ड इन द बर्निंग? बर्निंग और कंबशन लगभग एक ही चीज है, और जलने के बाद क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको यह सेक्शन डी का सारा क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ मूव टू द सेक्शन ई। चलिए अब हम लोग सेक्शन ई की तरफ चलते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ। जैसा कि नाम से मालूम है ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स में आपने लिखा द लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का नॉर्मली सही मतलब होता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो प्लांट्स और एल्गी, यहां पर मैंने एक नया एग्जाम्पल यूज किया है एल्गी। एल्गी क्या होता है बच्चों? काई आप जानते हैं ना, जहां पर पानी बहुत ज्यादा गिरता है उस जगह पर ग्रीन तरह का कुछ डिपोजिशन हो जाता है, जिसको हम एल्गी कह सकते हैं। ओके, मूव कीजिए नेक्स्ट वन। हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? हेटेरो मतलब अदर्स, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। The living organisms which cannot prepare their own food and are dependent on the other plants and animals for their food are called the heterotroph। मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते जबकि वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं अपना खाना बनाने के लिए, उनको हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। इसमें काउ, गोट, लायन, टाइगर सब आ जाएगा। बच्चों बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं हेटेरोट्रॉफ्स में। हेटेरोट्रॉफ्स में काउ जो कि घास खाता है, गोट जो घास खा सकती है, लायन जो फ्लैश खाता है, ये सारे लोग मिलकर हेटेरोट्रॉफ्स हैं। हेटेरोट्रॉफ्स को जब हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो उसमें आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सब कंज्यूमर्स आते हैं। मतलब इसको हम हार्बीवोर्स और कार्निवोर्स बोल सकते हैं। लेकिन अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो ये किसमें आते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि हेटेरोट्रॉफ्स आपको समझ में आ गया होगा, तो ये क्लासिफिकेशन आप लिख सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर में है डिकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर्स। देखिए मैंने अंतर में क्या लिखा है, दोज ऑर्गेनिजम्स विच डेराइव मतलब प्राप्त करना, their food from the dead and decaying plants and animals are called decomposers। वो ऑर्गेनिज्म जो मरे हुए प्लांट्स एंड एनिमल से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, दे आर द डिकम्पोजर। नाम मालूम है, एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं इनको, और क्या एग्जाम्पल है? बैक्टीरिया एंड फंजाई। बहुत लोग इसको फंगी भी बोलते हैं, लेकिन इसका नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन फंजाई है। तो अगर पूछा जाए राइट ऑन द एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर्स, तो आप बोल सकते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द डिकम्पोजर। बच्चों स्कैवेंजर्स दे आर द एनिमल्स। याद रखिए बच्चों, डिकम्पोजर्स में ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं, और एक कुछ बर्ड्स भी हो सकते हैं। डेट कंज्यूम द डेड बॉडीज ऑफ द एनिमल्स आर कॉल्ड द स्कैवेंजर। आपने देखा होगा कभी आप रोड पे जा रहे हैं और कोई जानवर मरा हुआ आपको दिख जाता है, लेकिन और उसी जगह पर बहुत सारे क्रोज, बहुत सारे जैकाल्स, वल्चर्स मतलब गिद्ध जिसको बोलते हैं, वो सब आके उसको नोच नोच के खाते रहते हैं, अगर उनका सही तरह से सही जगह पर नहीं फेंका गया।
तो ये सब जानवर क्या कर रहे हैं, ये दे आर द नोन एज स्कैवेंजर, उनको हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। उनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। डिकम्पोजर को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, स्कैवेंजर्स को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ओके, अब स्कैवेंजर का क्या काम है? अगर स्कैवेंजर्स नहीं होंगे तो क्या होगा? अगर स्कैवेंजर्स नहीं होंगे तो जितने भी ये मरे हुए जानवर हैं, इन सब को साफ करने के लिए ह्यूमन बींग्स को ही हेल्प करना होगा। यानी ये सारे जानवर या बर्ड्स जो हैं, दे हेल्प इन द क्लीनिंग द एनवायरमेंट। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ स्कैवेंजर, तो आप बोल सकते हैं द स्कैवेंजर्स हेल्प्स इन द क्लीनिंग ऑफ द एनवायरमेंट। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लासिफिकेशंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। अभी अभी मैंने आपको बताया था, आप यहां से नोट कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल मतलब दोज मटेरियल्स और सब्सटेंस दैट कैन बी ब्रोकन डाउन और डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जो टूट के गल के एकदम सिंपल सब्सटेंस में चला जाए। किसके एक्शन से? क्या खुद से? नहीं, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को सड़ाने के लिए या सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किसकी जरूरत होती है? द आंसर इज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, दे आर द बैक्टीरिया एंड फंजाई। एग्जाम्पल क्या है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का? पेपर, वुड, ये सब एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये बहुत कम समय के लिए हमारे एनवायरमेंट में रहते हैं क्योंकि सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं उनके मिनरल्स। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, इसका मतलब है दोज मटेरियल्स और सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सो दे आर नोन एज द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। बच्चों एक खास बात नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में, आपको मालूम है कि आप जो लेज खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर में जो पोटैटो चिप्स है, दे आर द बायोडिग्रेडेबल, वो सब बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन जो उसका पैकेट है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। भले ही उसके अंदर में हमें थोड़े से पोटैटो चिप्स मिले, लेकिन उसका जो पॉलीथीन्स है, आपको मालूम होना चाहिए कि वो पॉलीथीन्स को डिकम्पोज होने में कम से कम 400 से 500 साल लगेंगे। यानी कि आप या हम कभी भी अगर बहुत ज्यादा जन्म पे जन्म भी ले, 4-5 जन्म भी ले लें, तब भी वो पॉलीथीन्स यहीं इस अर्थ पे रहेगा। तो बच्चों आपके थोड़े से टेस्ट के चलते, आपके पोटैटो चिप्स के खाने के चलते हम अपने अर्थ को इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप वैसे पैक्ड फूड आइटम्स बंद करेंगे और पॉलीथीन बैग्स का यूज नहीं करेंगे। इसके बदले में आप क्लोथ बैग का यूज कर सकते हैं। पोटैटो चिप्स ही अगर खाना का मन है तो आप अपने घरों में उसको बनाकर खा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर, हाउ डज डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड एनिमल्स टर्न आउट टू बी यूजफुल। जो मरे हुए जानवर हैं उसका जो डिकम्पोजिशन होता है, जो सड़ते हैं या गलते हैं, वो कैसे हमारे लिए यूजफुल है। तो देखो बच्चों क्या लिखा है मैंने, डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड एनिमल्स टर्न आउट टू बी यूजफुल बिकॉज डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू मिनरल्स। These minerals get mixed up with the soil and are then again used by the plants for their growth। ये जो मरे हुए जानवर हैं, इसको सड़ाने का काम कौन करता है? डिकम्पोजर। और वो क्या करते हैं, सॉइल में मिल जाते हैं। उनके मिनरल्स जो होते हैं, उनके बॉडी के अंदर जो मिनरल्स है वो मिक्स हो जाता है किसमें? सॉइल में। और उसको अगेन कौन लेता है? प्लांट्स आपने पढ़ा है, द प्लांट एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और उसी मरे हुए जानवरों का मिनरल्स जब मिट्टी में मिल जाता है तो प्लांट्स उसको रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके बच्चों, क्वेश्चन है व्हाई इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग अ रे ऑफ होप फॉर ओवरकमिंग द प्रेजेंट स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन सिटीज। बच्चों पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। मीनिंग यह है कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब बारिश के पानी को इकट्ठा करना, यही आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये बहुत जरूरी है। आज भी जितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं उन सब में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का होना जरूरी होता है। सो इट इज अ रे ऑफ होप। देखो वहां लिखा हुआ है रे ऑफ होप। रे ऑफ होप कहने का मतलब क्या है? आशा की किरण। किस लिए? फॉर ओवरकमिंग द प्रेजेंट स्कैरसिटी ऑफ वाटर। स्कैरसिटी का मतलब कमेंट करके बताइए, स्कैरसिटी का मतलब क्या होना चाहिए? कोई नहीं। स्कैरसिटी का मतलब है बच्चों, स्कैरसिटी का मतलब है कमी। ठीक है, यानी पानी की जो कमी हो रही है सिटीज में, शहरों में आप देखते होंगे पानी की कमी हो रही है। तो उन पानी की कमी के लिए कैसे जो रेन वाटर एक आशा की किरण है। तो आप देखो
लिखा हूं मैं क्या, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन सप्लीमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन सिटीज एंड रेज द सबसॉइल वाटर लेवल। बच्चों आज हम अपने घरों में पानी जो यूज करते हैं या तो कहीं सप्लाई का पानी है या जमीन के अंदर से हम पानी निकालते हैं, मतलब अंडरग्राउंड वाटर। यानी जमीन का पानी को अगर हम निकालते जाएं और जमीन के अंदर पानी डालें नहीं तो जमीन का पानी भी कभी ना कभी खत्म होगा, जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। दिस कैन हेल्प इन द मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ग्रीनरी, हरियाली को बढ़ाने में यह हेल्प करता है इन द अर्बन एरिया, अर्बन मतलब शहरी इलाका। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ रे ऑफ होप फॉर ओवरकमिंग द प्रेजेंट स्कैसिटी ऑफ वाटर इन सिटी। ज्यादातर शहरों में सीमेंटेड फ्लोर बनाए जाते हैं, ऐसा जगह दिखाया जाता है कि बहुत ही वाटर के लेवल के लिए कोई भी काम नहीं किया जाता, स्पेशली हर जगह सीमेंट करके उन्हें साफ सुथरा दिखाने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे केसेस में आजकल छत के पानी को, जिस बिल्डिंग में का भी छत है उसके पानी को जमीन के अंदर में सेंड किया जाता है। जब बारिश होती है तो वो सारा पानी स्टोर किया जाता है और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्योंकि सिटीज में बहुत सारे लोग रहते हैं इसलिए वहां पर पानी की का जो यूज है वो काफी ज्यादा होता है, जिसके चलते पानी को रखना वहां के लिए जरूरी है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक तरह का ऑप्शंस है हमारे पास ताकि हम अपने स्कैर्सिटी ऑफ वाटर को खत्म कर सके इन सिटीज। ओके, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। वाई डू बिफेलोज कूल देमसेल्व्स इन वाटर ड्यूरिंग समर। जो बिफेलोज होते हैं, जो भैंस होते हैं, वो अपने आप को, आपने देखा होगा समर सीजन में वो किसी तालाब में चले गए, किसी कीचड़ में चले गए, वो अपने आप को ठंडा करने के लिए। ऐसा क्यों? तो बच्चों एक खास बात इसमें यह है, जैसे हमारे बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के बॉडी में, तो ह्यूमन बींग्स के बॉडी से जब पसीना निकलता है और उसके बाद जब हम फैन में बैठते हैं तो हमें ठंडा लगता है क्योंकि वो इवापोरेट होता है। लेकिन बिफेलोज जो होते हैं इनके बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स नहीं होता, जिसके चलते इनमें से पसीना नहीं निकल सकता और ये ज्यादा हीट फील करते हैं और इसीलिए वो अपने आप को ठंडा रखने के लिए पानी के अंदर जाते हैं ड्यूरिंग समर सीजन। देखिए क्या लिखा है मैंने, बिफेलोज आर ब्लैक इन कलर एंड डू नॉट हैव एफिशिएंट स्वेट ग्लैंड। एफिशिएंट मतलब जिससे स्वेट ग्लैंड स्वेट मतलब पसीना, तो स्वेट ग्लैंड से पसीना निकलता नहीं है उनका। हैंस दे फील द हीट मोर एंड नीड टू कूल देमसेल्व्स इन वाटर ड्यूरिंग समर। इसलिए उनको हीट ज्यादा लगता है और अपने आप को ठंडा करने के लिए वो समर में वाटर के अंदर जाते हैं। ओके, चलिए मूव करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हमेशा याद रखिएगा। स्वेट ग्लैंड, बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंट स्वेट ग्लैंड्स दे फील मोर हीट एंड नीड टू कूल देमसेल्व्स इन द वाटर ड्यूरिंग समर। 6 नंबर में, ड्रॉ अ डायग्राम दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट। एक डायग्राम के द्वारा आपको बताना है कि कैसे हमारे बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो देखो आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 10 में ये दिया हुआ है। ओके, मैं यहां डायग्राम दिखा रहा हूं ताकि आप उसको नोट कर सके। ये देखिए बच्चों, ये डायग्राम है जो आप बता सकते हैं कि कैसे जो बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है। आप देख रहे हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जब ये मर जाते हैं तो डिकम्पोजर्स को सड़ाकर मिनरल्स में कन्वर्ट करते हैं। ये मिनरल सॉइल लेता है, सॉइल में जो मिनरल्स आ गए उसको कौन यूज करता है? ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट भी जब मरते हैं वो मर गए। एनिमल ट्रूपिंग्स का मतलब जो एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल्स होता है, जैसे गोबर ओबर हो गया, वो सब चीजें, ये सब चीज को भी सड़के गल के मिनरल्स में कन्वर्ट होता है। तो इसी तरह ये साइकिल हमेशा चलते रहता है। मरने के बाद भी लोगों के बॉडीज जो हैं वो सॉइल में मिक्सअप होते हैं और उनके मिनरल्स का यूज किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी और ये वीडियोस कैसा लगा आपको ये बताना है, कमेंट करना है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं या नहीं। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।